करेंगे आज के संपादकीय की, आज के पेपर की महत्वपूर्ण न्यूज़ की जो बात करेंगे, जिससे आपको मेंस पे बहुत बेहतरीन टॉपिक मिल सके। तो उन सब में हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। पूरे पेपर में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आइए देखते हैं कौन सा पेपर आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब में ये है जो इम्पोर्टेंट है उनको लेकर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शी जिनपिंग वाला आपके लिए किसी काम का नहीं है, एक देश, और ये भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि लगातार मोटे अनाज वाला बहुत आ रहा है। इसको आप फिर तैयार कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि वो आपके काम का है और बार बार मैं इसको, आइए आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन में लीडर बने भारत। इसमें से आप ये देखिए कि क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये जानते भी हैं कि अभी लगातार भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग हो रही है और विश्व में भी। और कल अभी हाल ही में हमने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मिशन भी लॉन्च किया। तो क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी आप जानते हैं हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। अब इसमें ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें पहले आप क्लियर कर लीजिए। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होता है, जिसका उत्पादन हम स्वच्छ ऊर्जा ईंधन से, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से करते हैं, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। जबकि अगर किसी हाइड्रोजन का उत्पादन हम जीवाश्म ईंधन से करें तो हाइड्रोजन मिशन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वो मिशन है जिसका उत्पादन हम स्वच्छ ईंधन लाइक सोलर एनर्जी, लाइक विंड एनर्जी से करते हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है। इस मिशन के तहत आने वाले वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश भी होगा, जिससे लगभग 6 लाख से अधिक नए रोजगार का सृजन होने की संभावना भी है। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 6 लाख से अधिक नए जॉब उत्पन्न होंगे। भारत के लिए बहुत बेहतरीन संभावना। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी होगी। सबसे बड़ी बात यह, चूंकि हम बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल आयात करते हैं फॉरेन से और हमारा चालू खाता घाटा बढ़ता रहता है, इसलिए उसमें भी कमी आएगी और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी होगी और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 एमटी की कमी होने की संभावना है। दरअसल हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो प्रदूषण मुक्त भविष्य का ईंधन है। भविष्य की ऊर्जा का स्रोत के रूप में देखी जा रही वाहनों तथा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में इसके नए प्रयोग पाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है। कहां पर की है? पीटी का भी फैक्ट हो सकता है। किसने की? आईओसीएल ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा कर दी। इस कदम का उद्देश्य भविष्य में तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूप में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार करना है। बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी। किसने कहा है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है ये। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी और इसके उपयोग किए जाने वाले इस हाइड्रोजन का लगभग 66% हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को वर्ष 2022 के 175 गीगावाट से बढ़ाते वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया है। टारगेट भी याद रखने हमको, 2020 तक भारत में 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा चाहिए का लक्ष्य था, जो बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया गया। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय बजट में 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को सरकार ने मंजूरी दी। इस मिशन से 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट जीडब्ल्यू की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 एएमटी मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। देश का ऊर्जा क्षेत्र का प्रबंधन आज न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, क्योंकि आज भी ज़्यादातर ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? थर्मल सेक्टर से, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से होता है, जो कि पूरी तरह कोयले पर निर्भर है और कोयला भी हमारे यहाँ अच्छी किस्म का नहीं है। तो ऐसे में हाइड्रोजन ऊर्जा एक स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा के रूप में भविष्य की आशाओं और हमारे संकल्पों को बढ़ाती है। ग्रीन हाइड्रोजन शक्तिशाली फ्यूल है, शून्य उत्सर्जन के साथ भारी मशीनों को चलाने में सहायक होगा और जो सौर और पवन ऊर्जा से नहीं चल पाती, उससे भी बेहतर होगी। ये कार्बन मुक्त ईंधन पानी से तैयार किया जाएगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से तैयार बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं को अलग किया जाएगा। ये आम ईंधन के मुकाबले 3 गुना तक ऊर्जा देता है। इसकी उच्च ईंधन
कारगरता की वजह से इसका उपयोग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के लिए रॉकेट ईंधन में भी कर सकते हैं। मतलब यानी कि हाइड्रोजन के क्या क्या फायदे आप देखिए कि इसकी मारक क्षमता, कारगर क्षमता, इसका प्रौद्योगिकी मान सब बेहतर है और यहाँ तक कि इसका प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के लिए वैकल्पिक तौर पर किया जा सकता है। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने बहुत कम लागत में पानी से हाइड्रोजन ईंधन को अलग करने की तकनीक खोज निकाली है। IIT दिल्ली में भी इसकी हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्लांट ईंधन बनाकर तैयार किया गया, वहीं BHU भी काम हो रहा है। ऐसे पूरे देश में इसके लिए अलग अलग काम हो रहे हैं और खासतौर से पुआल, गेहूं, गन्ने का छिलका और कास्ट अवशेष आदि पराली से दुनिया का सबसे शुद्ध हाइड्रोजन ईंधन बनाया गया है IIT BHU में। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भारत को राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान INDC लक्ष्य को पूरा करने एवं क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण के एक विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसका उपयोग भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। ये भारत के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। इससे जीरो कार्बन फुटप्रिंट बनती है। कितनी? जीरो कार्बन। ग्रीन हाइड्रोजन से जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके स्टोरेज की बात किया है तो इसे टैंक में स्टोर किया जा सकता है। यानी फायदे क्या क्या है? एक तो ये जीरो कार्बन फुटप्रिंट होगी, पोल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, स्टोरेज आसानी से टैंक में कर सकते हैं। ऐसे में वाहनों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसका वजन भी काफ़ी हल्का होता है। ये लिथियम बैटरी की तुलना में बेहद हल्की होती है। लंबी दूरी के वाहन अधिक मात्रा में इसे ले जा सकते हैं। इसके साथ ही इसे कम समय में आप रिफ्यूल भी कर सकते हैं ना। लिथियम की तुलना में बेहद हल्की बैटरी, लंबी दूरी के वाहन भी इसको ले जा सकते हैं और साथ ही ये कम समय में इसको आप रिफ्यूल कर सकते हैं। विभिन्न फायदों के अलावा इसमें कुछ चुनौतियां, नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या है, क्या क्या हमें देखना, सावधानियां क्या हमारे लिए। इसकी पहली चुनौती इसकी सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर है। अत्यधिक ज्वलनशील होने की वजह से हाइड्रोजन अत्यधिक खतरनाक भी है। इससे चलने वाले किसी भी वाहन को सुरक्षित नहीं बना सकता। दूसरी चुनौती आपूर्ति भंडारण के रूप में दिखा सकता है। ज्वलनशीलता और बहुत कम ताप पर रखे जाने की मजबूरी के चलते इसका सुरक्षित आपूर्ति और भंडारण आज भी एक मुश्किल काम बना हुआ। ये इतना तीव्र ज्वलनशील है कि इसे विस्फोट की श्रेणी में रखा जा सकता है। बहुत अधिक विस्फोटक है माना जा सकता है। फिर भी ऐसा नहीं कि इसे नियंत्रित कर चलाया नहीं जा सकता। तीसरी चुनौती है जो उत्पादन लागत के रूप में है। मतलब इसकी जो कॉस्ट है उत्पादन लागत के रूप में अभी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मतलब लागत प्रभावी, इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है। व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए एक और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ग्रीन हाइड्रोजन का निष्कासन है। हाइड्रोजन निष्कासन की प्रक्रिया बेहद खर्चीली होती है। वर्तमान में अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जिसे कम लागत में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है का उत्पादन केंद्र उन स्थानों से दूर स्थित जहां इनकी मांग है। नीति निर्माताओं को इस तकनीक पर कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रारंभिक चरण में निवेश की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे आना होगा। भारत को राष्ट्रीय सौर मिशन के अनुभव सीखना चाहिए और घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुनिया के बड़े देशों से तुलना की जाए तो भारत अब भी जीवाश्म ईंधन और बिजली उत्पादन में कोयले पर बहुत निर्भर है। नई तकनीकी अपनाने में भी देश में वो तेजी नहीं जो दुनिया के विकसित देशों में दिखाई देती है। हाल ही में घोषणा की गई थी कि अगले 6 सालों में भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाएगा। ये मिशन भारत की दुनिया में स्थिति को बेहतर कर सकता है। हमें लीडर बनने की क्षमता भी है। तो ये हाइड्रोजन के क्या क्या पॉइंट होंगे आपने डाटे आंकड़े सब देख लिए और इसी के तहत आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग संपादकीय आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो बात करेंगे गिग वर्कर्स। शोषण और खतरों से घिरी है गिग वर्कर्स की जिंदगी। गिग वर्कर्स आप जानते हैं जो किसी अन्य एक जॉब में होने के साथ साथ किसी दूसरे जॉब में पार्ट टाइम काम करते हैं या कहीं कहीं जैसे पूरे दिन पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसे आपका ओला में हो गए, उबर में हो गए, अमेजन में हो गए। तो इनकी समस्याएं क्या? अंतिम छोर के सेवार्थी यानी वे लोग जो घर घर तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं, ये सेवाएं दे रहे हैं उन विभिन्न प्लेटफॉर्म या ऐप के जरिए जिनका अवतरण बीते कुछ वर्षों में तकनीकी के विकास के साथ आम आदमी तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से हुआ है। अपने लक्ष्य में तो बहुत हद तक कामयाब। जैसे अभी देखिए नए वर्ष में कितनी बड़ी मात्रा में स्विगी वाले, जोमेटो वाले, उबर वाले, है ना, आपका अमेजन वाले घर घर सामान पहुंचा रहे थे। ये कितना मेहनत करते हैं, ये मतलब कितनी लेकिन इनकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, इनका शोषण कितना हो रहा है, इन सब मुद्दों पर इसमें बेहतरीन बात की गई है। बहुत हद तक कामयाब, अपने लक्ष्य में तो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन सेवा प्रदत्त करने वाले जीवन पर तनिक भी गौर किया जाए तो उनको ग्लानि और अफसोस होता है। उनकी चिंताजनक हालत को देखकर आक्रोश भी पैदा होता है। ये अनेकानेक व्यक्ति
किन कठिन खतरे वाली जोखिम से भरी जिंदगी जीते हुए हम तक स्वाद या सेवा पहुंचा रहे हैं। वो चिंता पैदा करता है। पिछले कुछ अरसे से इन सेवार्थियों को गिग वर्कर्स के रूप में जाना गया है, गिग वर्कर्स के रूप में संबोधित किया जाता है। यानी वो जो कुछ समय विशेष के अनुमति पर काम, मतलब वही ना, कुछ समय विशेष के अनुमति पर काम करते हैं। बोले 4 घंटे हम जोमेटो में काम करेंगे, 5 घंटे काम करेंगे। पश्चिमी देशों में कॉमेडी करने वाले कलाकारों के लिए शब्द काम में लिया जाता था। अब ये तकनीकी प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देने वाले कर्मियों के लिए प्रचित हो गया। अब तकनीकी प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देने वाले व्यक्तियों के लिए, कर्मियों के लिए गिग वर्कर्स, उनमें उबर, ओला, ब्लू स्मार्ट जैसी टैक्सी सेवा प्रदाताओं के साथ साथ स्विगी, जोमेटो इत्यादि में अनुबंध के आधार पर कार्यरत सेवार्थियों को भी सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हो गया जो मैंने पहले बताया। यदि हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को भी आधार माना जाए तो बीते वर्ष तक लगभग 300 शहरों में 77 लाख से अधिक सेवा प्रदाता विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े थे। मतलब 2021 में 300 शहरों में लगभग 77 लाख से अधिक सेवा प्रदाता विभिन्न प्लेटफॉर्म से, यानी 70 लाख से अधिक गिग वर्कर्स भारत में है। ये आंकड़ा आप लिख सकते हैं। और अनुमानित तौर पर सन 2029 और 30 तक की संख्या शहरों में ही लगभग 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। गिग वर्कर्स की संख्या सिर्फ शहरों में। वर्तमान में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में 2.5% की हिस्सेदारी रखते हैं, जो आने वाले वर्षों में 6 से 7 वर्षों में लगभग 7% तक बढ़ जाएगी। साथ ही आजीविका के कुल संसाधनों का 4% हिस्सा होंगे। वर्तमान में शहरों तक सीमित ये वर्ग आने वाले समय में तकनीक के विस्तार के साथ गाँवों में भी अपनी पहुंच बना देगा। आप ये जानते हैं, बिल्कुल पहुंच जाएगा, बना देगा। कम होते रोजगार के अवसरों के मध्य इन प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों को सुअवसर माना जाता है। इसे आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन के साथ अपरिमित अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बात सही है, लेकिन वास्तव में इससे वास्तविकता दूर है। लगता है ऐसा है कि इनके लिए बहुत कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब प्लेटफॉर्म आधारित आय के अवसरों का सृजन हुआ तो इसे मनमर्जी के अनुसार कार्य करने की क्षमता के रूप में जोर शोर से प्रस्तुत किया गया। लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्लेटफॉर्म के मकड़ जाल ने इन गिग वर्कर्स का जीवन चुनौतियों से भरा बना दिया है। इन सेवार्थियों का आधार इंटरनेट होता है। उसके कनेक्शन की अस्थिरता या अनुपलब्धता सेवा प्रदान करने की बड़ी बाधा होती है, क्योंकि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है। अनिश्चितता से भरे इस व्यवसाय में अंतिम छोर पर खड़े सेवा प्राप्तकर्ता बहुत अपेक्षा लिए रहते हैं और उसमें क्षणिक भी इधर उधर होने पर पूर्ण आक्रोश जाहिर करते हैं। आप जानते हैं, जरा सा लेट हो गया अगर आपका ऑर्डर तो आप वापस कर देते हैं, तो उसको फायदा फिर होता नहीं, बेचारे को वापस जाना पड़ता है और उसकी पेमेंट नहीं बनती। और इतना ट्रैफिक जाम रहता है हमारे यहाँ, इतनी कनेक्टिविटी कम रहती है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो मतलब कितने सोचिए संघर्ष में, कितनी आपाधापी वो जीकर आपके आसपास आते हैं और इसमें क्षणिक भी इधर उधर होने पर आप पूर्ण आक्रोश जाहिर करते हैं। धन्यवाद और आभार से वंचित ये सेवार्थी अनिश्चित भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवन यापन के साथ आक्रोश का भी सामना करते हैं। ना तो इनका कोई फ्यूचर सिक्योर है, ना इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है। उसके साथ इनको ग्राहक कंज्यूमर्स भी डांटते हैं और कंपनी भी डांटती है। शहरी आबादी के जीवन को सुगम बनाने वाले गिग कर्मियों की सुदृढ़ नीति और व्यवस्था की आवश्यकता है कि उनके लिए अच्छी नीति बनाई जाए ताकि वो जीवन का स्वाद ले सकें। कुछ देशों यथा ब्रिटेन में इस प्रकार के वर्ग के लिए भविष्य निधि, एक है ना, प्रोविडेंट फंड की जैसे चल रहा है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इस प्रकार के वर्ग के लिए भविष्य निधि समकक्ष सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बढ़ती गिग वर्कर्स की आबादी के मद्देनजर इनको वित्तीय संस्थानों से सुगम ऋण, लोन दिया जाए, स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, कौशल विकास केंद्रों से जोड़ा जाए। इन विषयों पर जोर देते हुए उद्योगों से जोड़ने एवं कार्य के साथ ही प्रशिक्षण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। नागरिक स्तर पर भी हमारे जीवन में सुगमता प्रदान करने वाले इन सेवार्थियों के प्रति सम्मान भाव जागृत करना चाहिए हम लोगों को भी। गिग वर्कर्स के विभिन्न रूपों में खुशियां प्रदान करते हैं, क्यों ना हम उनके चेहरे पर मुस्कान का कारण बने। अब यहाँ पर सरकार और आम पब्लिक को भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई लेकर भी आ रहा है तो आप उसे इस तरह ट्रीट नहीं करें जैसे आपका नौकर है, आपको सर्विस दे रहा है। और साथ साथ सरकार के लिए भी एक नियम बना दे कि सरकार ऐसे लोगों के लिए नहीं अगर कुछ कर रही तो कंपनी जो है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ रूल ऐसे पास कर दे कि वो कुछ एक सर्टेन अमाउंट वो दे और कुछ सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट करके उनके लिए कुछ भविष्य के लिए कुछ एक ऐसा एक अमाउंट जमा करे ताकि वो कुछ बेहतर कर सकें। वो मतलब अनिश्चित नहीं रहे, सोशल सिक्योरिटी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में हो सकता है, ऐसे कुछ प्रयास करने चाहिए। तो खैर आज के लिए इतना ही। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप इन पर लिखने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।